हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन एट टीआरसी गोरखपुर। दिस इज आदर्श मिश्रा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बेस्ड है क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी पे। बच्चों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि सभी पैटर्न्स ने अपने एग्जाम डेट इशू कर दिए हैं और आप लोग अपनी दमदार तैयारी में लग गए होंगे। तो टीआरसी की टीम ने एक ऐसा कंटेंट तैयार किया है जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में। और न ही सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी में हेल्प मिलेगा, बल्कि अगर आप इस सारे टॉपिक्स को अगर फिर से पढ़ना चाहते हो या फिर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके लिए यहाँ पे काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स अपने आसपास से जुड़ी सभी इन भौतिक चीजों से जुड़ी हुई एक कहानी है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो उन्हीं सभी टॉपिक्स में या उन्हीं भौतिक घटनाओं में से एक है हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक स्टडी करेंगे और इसके टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, और ना ही सिर्फ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे बल्कि इसके जो इन टॉपिक्स के बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों, तो शुरू करते हैं एक बार फिर से एनर्जेटिक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी, जहां तक आप जानते हो कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक ऐसा फिनोमेनन नहीं है जो सिर्फ वायर्स में बहता है। इलेक्ट्रिसिटी नेचर में भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी आपके सराउंडिंग्स में भी होती है। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन नेचर, इलेक्ट्रिसिटी इन नेचर, आपकी प्रकृति में इलेक्ट्रिसिटी कहां पे अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जब बादल गरजता है, थंडरिंग होती है, बिजली खूब तेज से चमकती है ना, लाइटिंग होती है, वो भी सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका इसमें। वो तो छोड़िए, आपके बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। आपको पता है कि आपकी नसों में जब ब्लड खूब रन करता है तो वहां से सिग्नल्स भेजे जाते हैं, तो वो आपकी नसों में भी इलेक्ट्रिसिटी होता है ह्यूमन बॉडी में। और तो और ऐसे भी बहुत से जानवर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि टॉर्पीडो मछली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। टॉर्पीडो मछली के अंदर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है कि उससे एक आदमी की जान भी जा सकती है। अच्छा, वही नहीं, और भी बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि शार्क हैं, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो कि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड खुद जनरेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारे नेचर में भी अवेलेबल है। आपको पता है कि जब लाइटिंग होती है वो कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। आगे आप लोग पढ़ोगे इसी में कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो लगभग 3000 से लेकर के 30,000 एम्पियर तक की इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। ये हमारा जो लाइटनिंग होता है, यानी कि इसका जो एग्जांपल सबसे बड़ा होगा आपका लाइटिंग का। यही नहीं, इतनी ज्यादा एम्पियर के बाद, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो होता है एनर्जी का एक बहुत बड़ा फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, अब एनर्जी का मतलब, एनर्जी के तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं। एनर्जी, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़े हो कि ना तो इसको आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस इसके फॉर्म्स को चेंज कर सकते हो। तो उसी एनर्जी के फॉर्म्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी भी एक बहुत बड़ा फॉर्म है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी से, इस लाइटनिंग से 3000 से लेकर के लगभग 30,000 एम्पियर तक का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो आपने और यहां से लगभग 500 मेगा जूल की भारी एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, भारी एनर्जी भी कन्वर्ट होती है यहाँ पे। इसी वजह से देखिए, जहां पे लाइट बिजली वगैरह गिरती है तो वहां पे काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है चीजों का। ठीक है, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, तो आपने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे प्रकृति में भी अवेलेबल है। अब हम इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हमारे अभी जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे फिजिक्स में इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में पाई जाती है, तो इसके एक छोटे छोटे रूप को हम स्टडी करते हैं। तो उसको स्टडी करने से पहले हमको कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमको जानना होगा। तो अब तक हम लोगों ने ये जाना कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न सिर्फ तार में बहने वाली एक नॉर्मल ऊर्जा है, बल्कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड नेचर में भी अवेलेबल है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने काफी कुछ जाना, जो कि आपके बुक्स में जानने को दिया नहीं दिया होता है, या फिर अक्सर जगहों पे जानने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब हम और भी इससे और विस्तार से जानते हैं और हमारे सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की बुक में या फिर और भी जो आपके सिलेबस है उसमें आप लोग देखे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टार्टिंग होती है वो माना जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज से करते हैं। कहां से करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम लोग अपनी मातृभाषा में कहते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। अब जरा इसको समझते हैं, ये चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। अब जरा समझिएगा कि केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने तरह के जो मेटल्स, आवेश, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में अवेलेबल जितने भी तरह के मैटर्स होते हैं, वो मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है एटम। और वो उस एटम्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके बाहर जो होता है एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक पार्टिकल होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव पार्टिकल होता है किसी भी एटम का। ये तो सब आप लोग जानते हैं, क्योंकि क्लास 9 में आपने पढ़ा भी होगा। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल एलिमेंट रहता है, एलिमेंट माफ करिएगा, न्यूट्रॉन जो होता है एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसपे कोई चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस चार्जेस में हम यही जानेंगे कि क्या होते हैं ये चार्ज, या इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी से क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो ये जो चार्जेस है इनको हम, ये क्या होता है पहले ये जानिए कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ की एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। चार्ज किसी भी पदार्थ की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अब ये चार्जेस कितने तरह के होते हैं? ये चार्जेस जो होते हैं वो एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। तो अब जरा जानते हैं कि ये करते क्या क्या है। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, इनके प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर सेम तरह के चार्जेस होंगे, अगर ये पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर डिफरेंट तरीके की, अगर इनकी सॉरी माफ करेगा, अगर ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों भी क्या करेंगे? रिपल करेंगे। और यही चार्जेस अगर एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है, मींस अगर ये डिफरेंट तरीके के हैं तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मींस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच रिपल और अट्रैक्ट्स टू ईच अदर, ठीक है। यानी जो चार्जेस रहते हैं या तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, और या तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, अब ये जो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करने के बाद आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर किसी प्रोटॉन का भी अगर चार्ज आप लेते हो तो बस ये क्वांटिटी, इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19, जो कि प्लस तो लिखते नहीं है किसी भी के भी आगे, प्लस ऑलरेडी हिडन रहता है, ठीक है। तो देखिए, हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट था विद्युत आवेश यानी कि चार्जेस के बारे में, एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच रिपल्स एंड अट्रैक्ट्स टू ईच अदर, ठीक है। यानी कि ये जो होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेम तरह के चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर डिफरेंट तरह के चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल। तो चार्जेस के बारे में जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि अगर कोई बॉडी अगर है, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं आप, ये जो चार्ज चलते किस में है, बहते किस में है, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट में इसको क्लियर करते हैं। देखिए, तो इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है ना। आप लोग तो जानते हो कि कोई भी अगर पार्टिकल है उसको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत तो पड़ती है, किसी माध्यम की जरूरत तो पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जिसको भी कन्वर्ट होने के लिए क्या करना, किसकी जरूरत पड़ती है? माध्यम की जरूरत पड़ती है। और वो माध्यम होते कैसे हैं, आइए जान लेते हैं उनको भी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं वो, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर।
क्या बोलते हैं, कंडक्टर। अब ये भी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड, इसी का जस्ट उल्टा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में चालक, और इंसुलेटर को बोलते हैं अचालक। और तीसरा एक इसी से रिलेटेड होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। अब जरा हिंदी में इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है, चालक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है, अचालक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकती है, और अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत चल सकती है, ठीक है। अब जरा समझते हैं कि किस प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको कंडक्टर कहते हैं, या कोई ऐसे क्या मैटर्स हमारे सराउंडिंग में है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो कर सकते हैं, या उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को चला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर आप लोग क्लास 9 की चैप्टर्स है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो मेटल और नॉन मेटल की अपनी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का क्या प्रॉपर्टी, क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो होता है 11। इसको अगर ऑक्टेट थ्योरी में अगर आप क्लियर करते हो तो इसका होता है 2, 8 एंड 1। यानी कि इसके लास्ट ऑर्बिटल में आप ये देख रहे हो कि पहले में 2 है, बाकी में 8 है, और इसके तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो की क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जी हाँ। और यहीं से एक मोड़ लेती है ये कहानी कि जब किसी भी पदार्थ के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को हम इजीली फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। और उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। समझ में आया? फिर से समझते हैं कि जिन मैटर्स के पास या जिन पदार्थ के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और उन्हीं के वजह से इलेक्ट्रिसिटी उनमें क्या कर पाती है, रन कर पाती है। कैसे रन कर पाएगी, आइए जरा जानते हैं। देखिएगा अक्सर आप लोग देखते होंगे एग्जांपल्स में, आप लोग छोटा सा देखिएगा कि अक्सर हम लोग जो छोटे थे तो क्या करते हैं, स्केल लेते हैं या फिर पेन लेते हैं और उसको अपने हम बाल में क्या कहते हैं, रब करते हैं। रगड़ने के बाद और किसी बिट्स ऑफ पेपर के पास अगर आप लेके जाते हो तो उस छोटे से पेपर के टुकड़े को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। वो क्यों करता है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्यों वो करता है, जरा समझिएगा। देखिए अगर वहीं पे आप स्केल की जगह कोई आप कंडक्टर ले लेते, या फिर उसी स्केल को आप अगर स्टील की स्केल ले लेते, तो तब आप इसको रब करवा के अगर अट्रैक्ट होएगा तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, उसके लिए कुछ चीजें हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। वो है आपका पॉइंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो स्टील क्या है, एक मेटल है, और मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन को जब आप रब करते हो तो वो जो चार्ज रहता है पूरे बॉडी में फैल जाता है, यानी पूरे स्केल में फैल जाता है, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, देखिए मोस्टली अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाथों को अपने रब कर रहे हो, रब करने की वजह का मतलब क्या है कि इसमें कि कुछ पार्टिकल्स जो है इसमें आ गए, इसमें आ गए। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी, यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही है। मतलब आप इसको अगर रब कर रहे हो तो यानी इलेक्ट्रॉन चल के इसमें आ रहे हैं, तो यानी कि क्या हो रही है, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है, आप कह सकते हो। उसी तरीके से अगर आप कोई प्लास्टिक की स्केल लेते हो और एक लेते हो आप स्टील की स्केल लेते हो, तो उसमें क्या, स्टील में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे ही आपने उसको रब किया तो जो चार्ज वहां पे क्रिएट हुआ तो पूरी बॉडी में फैल जाता है। पूरी उस जितनी लंबी स्केल रहती है, वो जो पार्टिकल्स रहते हैं, चार्जेस रहते हैं, पूरे बॉडी में फ्लो हो जाते हैं। वहीं पे अगर कोई आप इंसुलेटर लेते हो, जैसे कि आपने प्लास्टिक की अगर स्केल लिया, तो प्लास्टिक की स्केल को आप जब रब करते हो तो वहां पे चार्ज प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, उस चार्ज को फ्लो करने वाला नहीं होता है। उसकी प्रॉपर्टी चार्ज को फ्लो करवाने वाली नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं।
क्लियर हुआ? जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो उसके पूरी बॉडी में वो चार्ज नहीं बहेगा। और जो भी आप अगर मान लेते हैं ये स्केल लग रहा है प्लास्टिक की, तो यहाँ पे आपने रब किया तो ये चार्ज यहीं पे रहता है। और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा। और अगर आप किसी इंसुलेटर को लेकर के अगर आप वहां पे चार्ज प्रोड्यूस करवाते हो तो किसी भी छोटे से बिट्स ऑफ पेपर को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, चिपका लेता है। क्लियर हो गया? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टर इंसुलेटर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और सेमी कंडक्टर क्या होता है कि कंडक्टर के एग्जांपल पहले जान लीजिए, और ये भी काफी जरूरी है। कंडक्टर की एग्जांपल आपके कोई भी मेटल ले लीजिए, चाहे वो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, जैसे कि मैंने अभी बताया। और आप खुद देख लीजिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सके। कंडक्टर आपकी ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। ठीक है, अब इंसुलेटर ले लीजिए। इंसुलेटर यानी कि अचालक में आपके रबर हो गए, सूखी लकड़ी हो गई, या फिर आप इसी तरीके से एग्जांपल्स आप खुद देख सकते हो, कागज के टुकड़े हो गए, तो वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, अचालक होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेमी कंडक्टर होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, लेकिन उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने के बाद वो थोड़े से कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि अगर कोई भी बॉडी, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रहा है, उसको आप पानी में भिगो दीजिए तो देखिए उस बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। ठीक है, तो वो एग्जांपल हो गया आपका किसका, सेमी कंडक्टर का। तो इतना हमने समझ लिया कंडक्टर के बारे में। आप सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप एक एक वर्डिंग पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? कंडक्टर, अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज कंडक्टर या इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों बहती है, तो आप एक आंसर दोगे, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इन कंडक्टर, इस चालक में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्यों नहीं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। दैट्स इट। तो हम लोगों ने इतना क्लियर कर लिया। अब हम और समझते हैं इसके बारे में। हमारा जो मेन टॉपिक था वो क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो कोई भी अगर एक सर्किट है, आप मान लेते हैं कि कोई एक सर्किट ले लीजिए, यहाँ है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इसमें यहाँ है। किसी भी सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो हो रहे हैं, वही है उसका चार्ज। किसी भी सर्किट में अगर हम देखेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो हो रहे हैं तो उसी को हम चार्ज बोलेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो, अमाउंट ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी में अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें बह रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, यानी कि चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू, किसी से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n होता है, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, वही होता है आपका अमाउंट ऑफ चार्ज इन एनी सर्किट। ठीक है, अब इस चार्ज को डिस्कवर किसने किया था, तो इस चार्ज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कूलम, और उन्होंने अपने ही नाम पे उसका यूनिट रख दिया। यानी कि चार्ज को आप किस में नापते हो, इसको C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी कि चार्ज को किस में नापेंगे हम, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। किसी भी बॉडी में या किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकालना होगा, तो उसमें या आप इसको एक और एग्जांपल के समझिएगा कि ये मान लेते हैं हमारा कोई एक पार्टिकल है, या कोई ये हमारा दूसरा है। इसमें हमारे पास है टोटल, मान लेते हैं कि 10 प्रोटॉन है, और इसमें हमारे हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 10 प्रोटॉन है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें तो लंबा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डिफर है, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चलते रहते हैं। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो होता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव पोर्शन, यानी कि नेगेटिव जहां पहुंचेगा वो उसको भी उतना नेगेटिव बना देगा। और यहां से गए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिविटी होगा। यानी कि आपने देखा कि चार्ज, अगर हम यहाँ पे बात करें चार्ज कितना प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, तो अमाउंट ऑफ चार्ज आप निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हैं वहां पे, कितने डिस्प्लेस हुए हैं, और टोटल यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। अगर ये हम आपस में प्रोडक्ट फाइंड कर ले तो हम उस चार्ज को काउंट कर सकते हैं। ठीक है,
क्लियर हो गया आप लोग का? चलिए अब इसको, अगर आप लोगों से कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, अगर आप लोगों को कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है? चार्ज के बारे में हमने क्लियर कर लिया, कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर के बारे में भी हमने जान लिया, ठीक है? तो और क्या क्या चीजें बची हैं अभी यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि फिजिक्स किसके बेस पे होता है, फिजिक्स बेस होता है मोस्टली फॉर्मूले पे बेस पे, फिजिकल लाइफ पे तो होता ही है लेकिन फॉर्मूले पे बेस पे, अगर आप फॉर्मूले पे कमांड बना देंगे तो आपका डेफिनेशन भी क्लियर होगा और आपका न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक फार्मूला देखा यहाँ पे, Q इज इक्वल टू N इंटू ई कूलम। अगर आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में अक्सर पूछता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फ्लो, क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है, मान लेते हैं क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं किसी भी सर्किट में, यानी कि आपको दिए क्या रखा है, क्यू दे रखा है 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हो इस पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और आपसे पूछ के रहा है n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो आपको फार्मूला पता ही है कि क्या होता है, Q इज इक्वल टू यानी Q दिया है 1, n की वैल्यू पूछ रहा है और E की वैल्यू आपका पता ही है 1.6 × 10⁻19, n इज इक्वल टू क्या होगा 1/1.6 × 10⁻19, और आप जब n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये 19 -19 ऊपर जाके हो जाएगा +19, और इसको टोटल कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका 6.25 × 10⁻18। यानी कि आपका क्वेश्चन क्या था कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे किसी भी सर्किट में एक कूलम चार्ज फ्लो करने के बाद। क्लियर हो गया आप लोग को? तो ये आपका चार्ज जो था आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया था, यहाँ पे आप कूलम लिख लीजिएगा। और अब हम आते हैं इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? आइए अब इलेक्ट्रिक करंट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होगा बच्चों तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, इससे मुझे पता चल पाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और उसको मैं अगले वीडियोस में क्लियर करता रहूंगा। अब जो आपका पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, करंट आप जरा समझिएगा, करंट का मतलब क्या होता है, बहना, फ्लो होना। पानी बह रहा है, पानी का लगातार बहना यानी पानी का लगातार फ्लो होना, क्या कहलाएगा, वाटर करंट, यानी कि पानी बह रहा है, ठीक है? इसी को हम हिंदी में कहते हैं क्या, विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह। क्या बोलते हैं, विद्युत का प्रवाह, लगातार प्रवाह, यानी कि उसी को हम बोलेंगे करंट। जरा समझिएगा कि कोई भी अगर आप सर्किट ले लेते हो, मान लीजिए आपका कोई एलिमेंट है या कोई वायर ले लिया आपने, वायर अगर है, वायर यानी कि मेटलिक वायर ही होगा, कंडक्टर ही लोगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या करना है, उसमें फ्लो करवाना है। इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करवाएंगे आप, उसमें क्या क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक साइड से दूसरी साइड भागेंगे, और इसी को आप क्या करोगे, टाइम के साथ रेट कर लोगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर यूनिट में, यूनिट ऑफ टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इज दैट क्लियर? यानी कि हम ये कह सकते हैं फ्लोइंग ऑफ चार्जेस at the rate of time या रेट ऑफ यूनिट ऑफ टाइम कह सकते हैं, यूनिट टाइम मींस इसको हम डिनोट करते हैं I से, और IQ/T, यानी कि अब ये कह सकते हैं कि कितने चार्जेस फ्लो होंगे कितने जितने टाइम में, अगर एक दूसरे को रेशियो में लेते हैं तो ये आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट। और इसका जो इन्वेंशन किया था वो किया था एम्पियर ने, इस वजह से इसका जो एसआई यूनिट होगा उसको हम बोलेंगे एम्पियर, यानी कि ए। और इसका अगर नॉर्मल यूनिट देखोगे आप तो कूलम यानी चार्जेस का क्या होता है, कूलम, और टी यानी समय, टी फॉर टाइम का होता है सेकंड, जो कि समय का मात्रक होता है।
यानी कि इसका नॉर्मल यूनिट देखोगे तो आप कूलम पर सेकेंड और इसका एसआई यूनिट देखोगे तो आप एम्पियर। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि किसी भी सर्किट में या किसी भी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं और इसी को आप क्या करिए टाइम के साथ रेट कर दीजिए तो वही आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। यानी फ्लोइंग ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं यानी कि क्या वहां पे प्रोड्यूस होगा, वहां पे चार्जेस तो होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, चार्जेस। अभी हमने पीछे पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि यानी किसी सर्किट में लगातार इलेक्ट्रॉन्स अगर या कोई भी पार्टिकल अगर फ्लो हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन, तो उसको हम बोलेंगे क्या? चार्जेस। और चार्जेस को लगातार फ्लो होना और उसको टाइम के साथ रेट कर देना, यही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। आपको यहां से क्लियर होगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब आप लोग फॉर्मूले पे जरूर कमेंट बनाइएगा। देखिए इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिसिटी की जो करंट है, ये जो टॉपिक्स हैं, इसको समझने के लिए आपको फॉर्मूले पे कमांड बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इससे क्या फायदे होंगे? आपको फॉर्मूले से डेफिनेशन भी बन जाएंगे और उन्हीं फॉर्मूले के बेस पे आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी सॉल्व किए जाएंगे। और न्यूमेरिकल भी आपकी फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इस बात को ना भूलिएगा। तो यहाँ से हम एक बार फिर से इसको बनाने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन की, कि फ्लोइंग ऑफ चार्जेस ऑफ पर यूनिट टाइम, flowing of charges at the rate of per unit time is called electric current। क्लियर हो गया? यानी कि किसी भी एक निश्चित समय में जितने इलेक्ट्रॉन्स या जितने चार्जेस फ्लो होंगे उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया? अब यहां से एक क्वेश्चन और आपका इरेज होता है कि 1 एम्पियर, हमने एसआई यूनिट की बात की थी एम्पियर, तो 1 एम्पियर किसको कहते हैं? तो आइए इसको भी जान लें कि 1 एम्पियर किसको कहा जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने अपने इसके पिछले टॉपिक में 1 कूलम ऑफ चार्जेस में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके जाना था, और हम इसमें जानेंगे कि डेफिनेशन ऑफ, अक्सर आप लोगों से पूछ लेता है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो कोई भी अगर ये आपका सर्किट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का लगातार आप फ्लो देख रहे हो और टाइम के साथ, तो मान लेते हैं कि उसमें 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम के लिए, या फिर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज, माफ करिएगा यहाँ पे, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर वहां पे फ्लो हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगा वो होगा 1 एम्पियर का। कितना होगा? 1 एम्पियर का। यानी कि 1 सेकेंड में 1 कूलम अगर चार्ज वहां पे फ्लो हो रहे हैं या फिर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आप कहेंगे वहां पे उसका 1 एम्पियर चार्जेस क्रिएट होंगे वहां पे, या सॉरी माफ करिएगा, इलेक्ट्रिक करंट कितना वहां पे क्रिएट होगा? तो 1 एम्पियर का होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सर्किट में जब वहां पे 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करवाया जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। क्लियर हो गया? तो आज इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में भी हमने जान लिया। अब बाकी के जो टॉपिक्स होंगे उसको हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर कोई ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में ना आया हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, इसका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में देंगे। थैंक यू।